चीज़ कहते हुए सुना है कि आप नाम नहीं बताएंगे पर फैक्ट्स पूरा बताएंगे और आपको नोटिस से डर नहीं लगता. What is that thing in you which makes you research something so deeply and आप उसको इतना simplify कर देते हैं और decode कर देते हैं कि हमारी audience आपकी fan हो गई है. So first of all, why do I do so much of research? Why do I do so much of reading? उसका एक simple सा fact है. When I stepped into the world of investing and trading, मैंने एक चीज़ common देखी है. जितने भी बड़े निवेशक देखे, जितने बड़े भी traders देखे, उनमें एक चीज़ common होती है. They are voracious readers and they are extensive researchers. मैं अगर example दूँ, तो वॉरेन बफेट सर अपने पीक पे 7 से 8 घंटे किताबें पढ़ते थे. चार्ली मंगर, जो लेट चार्ली मंगर उनके पार्टनर हैं वॉरेन बफेट सर के, वो करीब करीब अपने आप को कहते थे एक पॉलीमैथ होना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. स्विस नाइफ थ्योरी उनकी रहती थी कि आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्ट करना है तो आपको बायोलॉजी पता होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, एंड देन यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट. चार्ली मंगर करते थे. इवन इफ़ यू टॉक अबाउट आर इंडियन इन्वेस्टर, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल सर की बात करें, विजय केडिया सर की बात करें, आप किसी की भी बात करें, रमेश दम्मानी सर की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे इन रिसर्च और अपनी रीडिंग स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हैं. अब आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है. रिजल्ट आपको इनके नेटवर्थ पे दिख रहा है. ये नेटवर्थ ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने 1 साल 2 साल 5 या 10 साल में बनाई है. दिस इज़ ओवर 15 20 30 ईयर्स जो उन्होंने इतना ह्यूज फॉर्म में अपने नेटवर्थ को बनाया है. आज अगर हम बात करते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की, स्पेसिफिकली मिड कैप इन्वेस्टर्स, अगर मैं बात करूं मुकुल अग्रवाल जी हो गए, उनकी बात करूं, विजय केडिया सर की भी बात करूं, तो आप जाके देखेंगे आज से 10-12 साल पहले इन लोगों की नेटवर्थ वॉज 200 करोड़ 300 करोड़. बट हाउ नॉलेज हैज़ कंपाउंडेड देयर स्किल्स एंड द वेल्थ हैज़ ऑल्सो कंपाउंडेड. आप देखोगे आज वही 1200 करोड़ 2000 करोड़ की हम बात करें उनके नेटवर्थ की. सो मेरा रिसर्च पहला, देखिए हर इंसान बोलने के लिए बहुत इजीली बोलेगा कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, पहला तो खुद के लिए. बिकॉज द मोर आई रीड, द मोर आई अंडरस्टैंड, द मोर आई एम एबल टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स. मैं अपनी गलतियों को और सुधार पाता हूँ, उस पर और ज़्यादा वर्क कर पाता हूँ और इवॉल्व होता हूँ. दैट इज़ नंबर वन. दूसरा, मैं नाम क्यों नहीं बताता हूँ ये भी आपके चैनल पे बता देता हूँ. बिकॉज आई वॉन्ट, क्योंकि वो आपने कहावत सुनी होगी कि एक व्यक्ति को अगर आप मछली दोगे तो वो एक दिन खाएगा, आप मछली पकड़ना सिखा दो तो वो जीवन भर खाएगा. Yes. सो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि सामने वाले को जब मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, गूगल कीजिए, थोड़ा सा मैं सारे हिंट्स दे देता हूँ, तो वे व्यक्ति अपनी जब रिसर्च करता है, एक एडिशनल स्टेप लेता है, तो उनकी नॉलेज खुद की और गेन होती है. बिकॉज वो सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ता, उसको 2 नई और चीज़ें पता लग जाती हैं. अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि आज हमारे देश के एक बहुत बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाई हुई है, उनके पिताजी बॉल बियरिंग के बिजनेस में काम करते थे, वो बीकॉम के ड्रॉप आउट रहे हैं, वो काफ़ी सारे लोगों के गुरु हैं, उनके खुद के गुरु चंद्रकांत संपत जी रह चुके हैं और मनु मानिक जी रह चुके हैं. अगर मैं इतने हिंट्स भी देता हूँ तो लोग यहाँ पर गूगल करके कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और वो एक बहुत बड़ा रिटेल चेन चलाते हैं उनके. Nice. सो तो अब नाम कमेंट्स में बताइएगा. एग्जैक्टली. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि आई एम गिविंग इनफ सफिशिएंट Yes. हिंट्स. अब यहाँ पर कभी कभार नंबर्स में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊंगा, हो जाएगा Okay. 4 लाख करोड़ की जगह वो 4 लाख 31 करोड़ होंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन नेटवर्क चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें. दैट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आपने जाके वो ढूंढा, उनके बारे में पता किया, यू गॉट इंस्पायर्ड कि यार एक बीकॉम के ड्रॉप आउट हैं जो जिनके पिताजी का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया था जब वो यंग थे, बट स्टिल ही हैज़ क्रिएट अ ह्यूज एम्पायर. ही इज़ नॉट लिटरेट इन दैट सेंस कि भाई वो कॉलेज उनने पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, बट उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी लर्निंग उनको यहाँ तक लेके आई. सो दैट इज़ द कोर मैसेज. तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं. बिकॉज व्हेन आई एम पासिंग थ्रू एयरपोर्ट्स, व्हेन आई एम पासिंग थ्रू टेम्पल्स, अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, जो मेरे साथ हैं, जहाँ जिन स्टूडियो में हम बैठे हैं, वो लोग भी जानते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ इतने सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको हमने सुना, उसके बाद हमने गूगल किया, फिर हमको पता लगा, तो हम भी इम्प्रेस थे कि क्या बात है. आपने एटलीस्ट उनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज को क्रिएट किया. एब्सोल्युटली. बिकॉज देखिए आज के समय पे हम सबकी अटेंशन स्पैन है गोल्ड फिश से भी कम हो गई है, बिल्कुल. 8 सेकंड से कम हो चुकी है. ऐसे अटेंशन स्पैन के साथ लर्निंग तो भूल ही जाओ, आधे लोग कर ही नहीं रहे. हम सब शॉर्ट्स एंड रील्स को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं. टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट, अगर कोई समय दे रहा है तो मैं चाहता हूँ उसके समय का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो. जो लॉन्ग फॉर्म में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखे, समझे और अपने नॉलेज को अपग्रेड करे, तो दैट रिमेन्स द इंटेंशन. Wonderful. He so beautifully explained his research analytics. So going forward, मेरा जो मैंने अपने बहुत सारे questions आज आपके लिए prepare किए थे, पर मुझे ऐसा लगता है I have almost lost hold of all of them. अब मैं जो flow के साथ आएगा आपसे पूछती जाऊंगी. तो मेरे को आप सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि आप बहुत लर्निंग एबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं और आप एजुकेटर रहे हैं और हैं भी, आज भी आपने बस फॉर्मेट ही चेंज किया जो मासेस को एटलीस्ट रीच कर पा रहा है.
तो सबसे पहली चीज़ हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक मिडिल इनकम एज ग्रुप वाले जो लोग हैं हमारी कंट्री में, विच आर मेजरली पॉपुलेटेड हमारी कंट्री, वो ऐसी क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक लीप नहीं ले पा रहे हैं टू मेक वेल्थ. ओके ओके, सो एग्जाम्पल्स के साथ सारे हम एक एक करके समझते हैं. पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं कंसेप्ट समझाता हूँ. सो एक व्यक्ति होता है, उसके पास एक समय पे इलॉन मस्क से ज़्यादा लिक्विड वेल्थ होती है. Okay. इलॉन मस्क जो आज रिचेस्ट है, Richest in the world. यस, उनसे ज़्यादा लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ. Yes, लिक्विड इन द liquid. सेंस उनके बैंक अकाउंट में, उनकी ट्रेडिंग अकाउंट में है. वो व्यक्ति के पास अखबार छापते हैं, हर कोई छापते हैं, पहले कोई जानता नहीं है, बट अचानक से उनके बारे में छापते हैं कि ये व्यक्ति जो है, इसके पास लिक्विड में 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं. 2.5 लाख करोड़ एक ट्रेडर के पास इलॉन मस्क से ज़्यादा वेल्थ है. और इंटरेस्टिंगली एक हफ्ते के अंदर उसने सारे पैसे उड़ा दिए. Oh my God. यस, ये व्यक्ति है बिल हुआंग करके, आर्किगोस कैपिटल. आपने आज से 2-4 साल पहले सुना होगा इनके बारे में, आर्किगोस कैपिटल. सो ये व्यक्ति क्या है कि इनके चक्कर में क्रेडिट स्विस हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गए, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट बैंक्स थे, उनको 150 साल में 150 ईयर्स की हिस्ट्री में जितना लॉस नहीं हुआ एक व्यक्ति ने करके दे दिया था. Okay. सो व्हाट वाज हिज मिस्टेक? और ये मिस्टेक 2 बार हुई थी, इससे हमको लर्निंग क्या वो भी मैं समझाऊंगा. तो ऑलमोस्ट अराउंड 2007-2008 जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, सीडीओ कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन वाला सारा चीज़ हुआ, उस समय पे एक चीज़ चलती थी कॉल्ड निंजा लोन्स. सो निंजा लोन्स इज नो इनकम नो सैलरी वाले लोन्स. मतलब हाँ, जिनके पास सैलरी भी नहीं थी, इनकम भी नहीं थी, उनको भी लोन सैंक्शन हो रहे थे. बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने कम थे कि भाई आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं होगी, आपको लोन्स में तो उसको निंजा लोन्स कहते थे. तो उस समय पे जब उनने देखा कि हर जगह पे मेल्टडाउन हो रहा है, तो उन्होंने एक वी से नाम होती है कंपनी का नाम, शुरू ऑटोमोबाइल है, आप लोग कमेंट्स में गेस करेंगे. तो उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट्स करना शुरू किया. उन्होंने Okay. उस समय पे शॉर्ट्स करना शुरू किया. अब इंटरेस्टिंगली वो लेवरेज शॉर्ट लेवरेज के बिना हो नहीं सकता, वो लेवरेज कर करके करने लग गए. उनका सिंपल सा थ्योरी था, सब कुछ मेल्टडाउन हो रहा है तो ये तो बिल्कुल मेल्टडाउन होगा. अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि उसी समय पे उस कंपनी ने, जब सारी जगह मेल्टडाउन हो रहा था, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए जो उनके फेवर में थे अराउंड सम मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो उनके रेवेन्यूज़ को बढ़ाने वाला था, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने वाला था. वो ऊपर जाने लग गया. अब क्या होता है जब आप लेवरेज लेते हो, लेवरेज का अर्थ क्या होता है कि आपके जेब में 10,000 रुपीज़ हैं, लेकिन आप 50,000 के ट्रेड्स ले रहे हो. तो वो और बड़े बड़े ट्रेड्स ले लेते, बिकॉज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को उन पर इतना भरोसा था कि ये व्यक्ति हमेशा पैसा बनाता तो ये इधर भी बनाएगा. अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उस कंपनी का वैल्यूएशन आज तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना उस समय पे हो गया, विद इन 3 मंथ्स. And that time he was leveraging. यस, अब भी बात नहीं बिगड़ी. बात कब बिगड़ी कि वो व्यक्ति उनको शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है. फाइनली उनको वहाँ पे क्या करना पड़ा कि भाई उनके मार्जिन कॉल्स आने लगे. मार्जिन कॉल्स बेसिकली ब्रोकर जब कहता है कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और ये सारे क्लाइंट फंड्स हैं. सो ही गॉट द मार्जिन कॉल एंड देन ही हैड टू कवर द शॉर्ट. इनका दुर्भाग्य ये रहा कि इसी के बाद जो फाउंडर्स थे इस कंपनी के, वो सोचे यार इतना ज़्यादा कैसे शेयर वैल्यू बढ़ गया, हमको भी हजम नहीं हो रहा. इनके निकलने के बाद उन लोगों ने भी एग्जिट कर लिया, उसके बाद वो स्टॉक गिरा. तो फर्स्ट थिंग जो बिल हुआंग ने गलती करी थी वो था कि भाई अपनी औकात से ज़्यादा आप जब लेवरेज लेके ट्रेड कर शुरू कर देते हो, द वेरी फैक्ट कि आपको ब्रोकर दे रहा है 5x लेवरेज का मतलब नहीं कि आपको 5x से ट्रेड करना है, आप 2x से भी करो. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ब्रोकर तो चाहेगा आप जितना ज़्यादा ट्रेड करो उनका उतना ज़्यादा इनकम होगा. Yes, brokerage, उनका पर्पस है ब्रोकरेज. एब्सोल्युटली. आप सोचिए जिस ट्रेडर ने पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को मिसाल बने, वो सबके इंस्पिरेशन बने, उनकी खुद डेथ बिकॉज ऑफ लेवरेज हुई थी. जैसे लिवरमोर एट द पीक ऑफ हिज करियर ट्रेडिंग से उन्होंने $1.3 बिलियन इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बनाए थे. $1.3 बिलियन इन्फ्लेशन एडजस्टेड. मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा पैसा होता है. Exactly. बट एक बार वो वाइप ऑफ हुए थे, उन्होंने वापस रिकवरी करी. दूसरी बार हुए, वापस रिकवरी करी. Okay. थर्ड टाइम साइकोलॉजिकल डैमेज इतना हुआ. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. जब 1929 का एक क्रैश हुआ था, हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उस समय पे जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो 3 दिन तक 2 व्यक्ति अपने घर नहीं आए. और उस समय पे ना मोबाइल था ना ये था. तो 2 बीवियां बड़ी परेशान थी. एक जो रियल एस्टेट में काम करता था और एक जो स्टॉक मार्केट में काम करता था. अब अब्राहम था जो रियल एस्टेट में काम करता था, और जेसी लिवरमोर था जो ट्रेडिंग में काम करता था. और जैसे ही वो दोनों घर आए एक ही दिन रिस्पेक्टिव, तो दोनों की बीवियां रो रही हैं, अरे हम बर्बाद हो गए क्योंकि मैंने तो आसपास देखा सब स्टॉक मार्केट वाले.
और वो सोच रहा है कि भाई मैं कैसे बताऊं कि भाई मैंने जीवन का अपना सबसे बड़ा पैसा बनाया बिकॉज ही वाज शॉर्ट। ओह ओके सो बोले अच्छा, बोले मैं रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स बन गया हूँ। ओके सो बोले ठीक है। अब्राहम रो रहा है क्योंकि रियल एस्टेट में 40% का उसको नुकसान हो गया है, उसका पूरा 40% घाटा हो गया। 5 साल बाद अगेन सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। जेसी लिवरमोर एक होटल में बैठ के अपने आप को गोली मार देते हैं, ओके लेकिन वो वाला व्यक्ति खुश है। पता है क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट लेवरेज्ड। हाँ अब्राहम अब्राहम वापस वहां से उड़ वापस गए। उड़ गए बट जेसी लिवरमोर तो फर्स्ट द बिगेस्ट मिस्टेक जो आज के समय पे हर ट्रेडर ले रहा है। सॉरी टू से मैं बहुत ब्लंट चीज़ें कहता हूँ, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, 10 लाख रुपए से कम लेके अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप गधे हैं। मत आइए गधे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। और इससे भी बड़े आप गधे तब होते हैं जब इस 10 लाख को आप गवा के वापस रिकवर करने के लिए वापस फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, आप उससे बड़े भी गधे हैं। कुछ लोग बोलोगे अरे नहीं इंस्टाग्राम ये वो, मैं सिंपल सा फैक्ट दे रहा हूँ ना। फोर्ब्स टॉप 100 की लिस्ट में जाके मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन केवल करके, क्लाइंट का नहीं खुद का पैसा करके उसने $1 बिलियन कमाए हैं। फॉरगेट अबाउट बिलियन, $100 मिलियन कमाए हैं इंडिया में रह के। आप बताओ, चलो विदेश की भी बात करूं, आपको करोड़ों में एक एग्जाम्पल दिखेगा। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे देश में आईएएस बनने की होती है। एफएनओ में सक्सेसफुल होना इज मोर डिफिकल्ट देन बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इन आवर कंट्री। प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जब सेबी कहती है 96% लोग नुकसान कर रहे हैं, आपको रोज एक डिस्क्लेमर मिलता है कि अब 93% लोग नुकसान कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ, तो भाई साहब आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ज्यादा जानते हैं, आपके लोग दूसरे जानते हैं, या सेबी जिसके पास सबका चिट्टा है वो ज्यादा जानती है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जितना लुक्रेटिव बाहर दुनिया दिख रही है उतने लुक्रेटिव है नहीं। रियल टाइम स्टोरी रियल इज टाइम डिफरेंट एग्जैक्टली। अब कुछ लोग यहाँ पे, मैंने इसलिए बोला कुछ लोग ऑफेंड होंगे कि 10 लाख रुपए भाई कमाने में इतना टाइम लगता है। तो बॉस, अगर आपको इतना ज़्यादा पैशन है, वर्क ऑन योर स्किल्स एंड डोंट टेल मी कि आज एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन इफ इट इज़ नॉट आईआईटी, इफ यू हैव स्किल्स, आपको इतने का पैकेज नहीं लगता, आप 2 साल में उतनी सेविंग कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है सो पहले आप वो करो ना। बट दूसरी मिस्टेक पे आप आ जाते हैं, Okay. इसी से रिलेटेड है, एंड दैट इज आपके पास पैसा नहीं है, आपने बोला मैं फुल टाइम करियर बनाऊंगा, अब आप लेते हो लोन और बोरोइंग। देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल एप्स जहाँ से बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद आप गवा देते हो और आप आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडर्स को डीएम करोगे, सर मेरा नुकसान हो गया, मैम मेरा नुकसान हो गया, प्लीज़ आप मेरे को 1 लाख दीजिए, मैं ट्रेडिंग करके। भाई साहब जिस ट्रेडिंग ने आपका पैसा गवाया उसी से आप रिकवर करने की बात कर रहे हैं। ओके Now, some डूबती would नाव में सवार क्यों होना चाह रहे हो Absolutely. अब कुछ लोग ना इसको सोचेंगे अभिषेक पेसिमिस्टिक हो रहा है। नहीं, मैं रियलिस्टिक हो रहा हूँ। इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक। कुछ लोग कहेंगे राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या? राकेश झुनझुनवाला जी उस समय पे उनका ऑफिस बीएससी से 1 कदम दूर था। उस समय पे 5,000 शेयर्स ट्रेड नहीं करते थे। उस समय पे गिनती के अच्छे 50 से 60 शेयर्स थे। अब आप बताओ उस व्यक्ति के पास कितने फायदे हैं? नॉलेज एक्सेस, मेंटर एक्सेस, कितने सारे एक्सेस हैं। आपके पास है? नहीं है। अब बोलोगे नॉलेज तो है। भाई आपके पास आज जो नॉलेज एक्सेस की आप बात कर रहे हो वो एसिमेट्रिक हो गया, सबके पास है। आज आपको ब्लूमबर्ग का टर्मिनल नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास एक टर्मिनल होता है, आपको पता ही होगा ब्लूमबर्ग टर्मिनल, उसके लिए एक नेटवर्थ होना चाहिए, उसके लिए आपको महीने का 3 लाख खर्च करना पड़ेगा। मेंबरशिप लेनी भी पड़ती एब्सोल्युटली वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो आज उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज आज डेटा इज एवरीवेयर। अवेलेबल आज 100 वेरिएबल्स अवेलेबल है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जस्ट नीड 3 to 4 वेरिएबल्स जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फाइंड योर ओन नीश आई बिलीव सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो Yes, वॉरेन बफेट कहते हैं, absolutely, अपना हाँ, नीश निकालो। बिल्कुल आप एक कॉमन चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। रमेश दमानी सर बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया इन्फोसिस और आईटी कंपनीज में लगा के। उनके गुरुदेव है राधा किशन दमानी सर, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करी इन कंपनीज लाइक आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, वहाँ से उन्होंने कमाया है। उनके जो गुरुदेव थे चंद्रकांत संपत जी, उन्होंने कमाया माइको जिसको बॉश कहते हैं, नेस्ले, इस तरह की कंपनीज को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर करके। इनके ग्रुप में राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्हें इनिशियल कॉर्पस ट्रेडिंग से बनाया, बाद में उन्होंने टाइटन, क्रसल, इस तरह की जगह पे इन्वेस्टमेंट करके किया। वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी करते थे, ये वाली चीज भी करते थे। अगर आप बाहर भी जाके देखेंगे, वॉरेन बफेट सर पहले बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करते थे और वो करते थे भाई मैं किस तरह सस्ते में कंपनी खरीद सकूं। उनके लाइफ में चार्ली मंगर आया, उन्होंने कहा भाई कोको कोला जैसी कंपनी खरीदो। ही वेंट इनटू हार्ड कोर होल्डिंग गुड बिजनेसेस फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो उस चीज को करे। अगर हम बात करते हैं पॉल ट्यूटर जोन्स की, तो उन्होंने कमोडिटीज ट्रेडिंग करी, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक वेडनेसडे में उन्होंने पैसे कमाए, वहां से किए। अगर आप बात करेंगे जिम साइमंस, जो लेट जिम साइमंस है, उनने कैसे, उनने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करी, उन्होंने। सो आप एक चीज देखिए, एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ एब्सोल्युटली
उनके कोर प्रिंसिपल सिंपल है कि रिस्क अपनी औकात के हिसाब से लेना है, लेवरेज अगर ले रहे हैं अपनी औकात के हिसाब से ले रहे हैं, बोरोड फंड ज़्यादा नहीं लेना है, और उस बेसिस पे वो ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई व्हाई आर यू सीकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम इवन फ्रॉम अस और ऑल द और पीपल ऑन यस, सोशल मीडिया? गो एंड टेक फ्रॉम द बेस्ट। एंड टेस्ट इट ऑन अ स्मॉलर अमाउंट। एब्सोल्युटली, एंड मैं बोलता हूँ शुरू करो बस 1,000 रुपए से, बस नॉट मोर देन दैट। कन्विक्शन भी आनी चाहिए आपको करने से पहले। मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर रहे हो और कन्विक्शन नहीं आ रही है, एक दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, चार बार कर लिया, अगर आपने वो मिस्टेक कर ली ना एक दो बार, वो आप करते ही रहोगे, एब्सोल्युटली। आपको वो सीप इन नहीं करेगा। और इस मिस्टेक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो आपने सेविंग्स में लगाए हैं, सेविंग्स के वो 10 लाख रुपए लेके आप ट्रेडिंग करने आ गए, अपनी लाइफ की पूरी पूंजी करेंगे। ये अगर 10 लाख आपने गवा दिए ना, तो आपका सिर्फ कैपिटल लूज नहीं होता, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और एक कॉन्फिडेंस रिकवर करने में आपको 5 साल लग जाएंगे। यस, एंड बाय दैट टाइम यू विल मिस आउट अ वेरी A इंपॉर्टेंट very फेज big, ऑफ योर लाइफ। absolutely, रिस्क एपेटाइट विद एज चेंज होती है। एब्सोल्युटली। और फिर उस एज में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नो, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। यस, पता है, शेयर मार्केट का जो तीसरा प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट शेयर मार्केट, वेल्थ रिलेटेड, दैट इज कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल। अभी आप एकदम खुश होंगे कि मेरे पास एक स्कॉर्पियो है, लेकिन आपके दोस्त ने जैसे ऑडी ले ली, आप एंड सडनली यार आपको अपनी स्कॉर्पियो बुरी लगने लग जाएगी, Absolutely, जो यार। आपने शायद अभी 2 महीने पहले ली है। एब्सोल्युटली, वो भी बुरी लगने लग जाएगी, एंड यू विल हैव यार I मेरे को agree. ये चाहिए। आई टोटली एग्री। एंड देन यू गेट इनटू द ग्रीड लूप। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू डोंट नो सामने वाले ने कितने साल बिताए हैं, कितना एफर्ट लगाया है, उसने क्या चीज़ करी है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लक और टेकिंग आउटरेजियस बेट्स इनटू द मार्केट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू सस्टेनेबल वेल्थ। बिल हुआंग, आप सोचिए, एलॉन मस्क से ज़्यादा पैसा था, जेसी लिवरमोर इतना ज़्यादा पैसा था, बट इवेंचुअली दे लॉस्ट इट ऑल। ये तो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, कि ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि भाई मैंने 10 साल से देखा उन लोगों ने पैसा बनाया, भाई ये ने 13 साल में गवाया। आप इस चीज़ को समझिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी आप जब बात करते हैं ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि यार वॉरेन बफेट सर की जो बर्कशायर हैथवे है, वो $500 बिलियन के कैश पे बैठी है। कितने बड़े बेवकूफ़ है वो। बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं, उनका कैपिटल, उनका स्टेचर इतना बड़ा बन गया है कि वो अगर कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, उनको इतना सोच समझ के करना पड़ेगा कि उससे बेटर ही फील्स कि कैश Cash इक्विवेलेंट equivalent, मेरे लिए बिल्कुल। अभी फ़िलहाल के लिए बेटर है। मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरा पैसा बनेगा। चौथी चीज़ है हमारा फोमो, समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट। व्हेन आई से फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, आपको जोमो होना चाहिए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। द पॉइंट इज़ कि हमारे अंदर कंटेंटमेंट नहीं है। आप एक चीज़ देखो, जिन लोगों ने, हम पूरी हिस्ट्री के हिसाब से, शेयर बाज़ार की हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, 91-92 में एक बहुत बड़ी रैली आई, एसीसी जैसा स्टॉक 300 रुपये से 10,000 हो गया। बहुत लोगों को तब फोमो हुआ कि भाई मेरे तो सीमेंट स्टॉक्स, तब सीमेंट का थीम था, मेरे सीमेंट स्टॉक्स रह गए, ओ माय गॉड आई मेड अ ह्यूज लॉस। उसके बाद एक डंप आया, कोई बात नहीं, आपने वो मिस किया, इट्स ओके। उसके बाद 1997 से लेकर 2000 के बीच में सिर्फ 3 सेक्टर्स चलते थे। एक चलता था टेलीकॉम, दूसरा चलता था मीडिया, एंड तीसरा चलता था IT.com। तो उस समय पे तो आउटरेजियस रिटर्न्स थे। अलायंस के कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो 180-200% का साल में रिटर्न दे रहे थे। आप सोचिए, हम तो कोई बोल रैली ही नहीं देख रहे हैं अभी, 180-200% में म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ। जी का शेयर साल 1.5 साल के अंदर, स्प्लिट्स, बोनस, सारे चीज़ मिला दो 100 टाइम्स हो गया था। ओह जी वाओ, टेलीफिल्म्स। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 97 to 2000। 2000 2000, okay. before the bubble busted around 2000 2001, that was a Penta Fourth, इस तरह के स्टॉक्स थे which were giving amazing returns। तो आप वो सोचिए, उस समय भी मौका मिला, चलिए आपने वो भी गवा दिया। उसके बाद लोगों का थोड़ा सा फेथ हिल गया। इट वाज ओनली आफ्टर द इंटरेस्ट रेट चेंजेस पोस्ट 2004 से 8 चला रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम। यस, वी हैड वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs बीइंग लॉन्च्ड, नाम मैं नहीं लूँगा। वो एक IPO था जिस पे थोड़ा सा बाद में स्कैम जैसा भी निकला। उस समय पे जो उनके फाउंडर थे, इधर के ही हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इधर से 30 किलोमीटर दूर के। सो उनके अभी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी तो उनके कुछ कुछ घर बिक जाते हैं, 150 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट्स बिक जाते हैं। नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आप सोचिए उस समय पे, बट एक स्कैम निकला था कि बहुत सारे फेक IPO एप्लीकेशंस बने हुए थे, रिटेल के अकाउंट से बहुत सारे बने थे, 25,000 कुछ एप्लीकेशंस थे। वो उस समय पे फिर रिटेल का ये था, रियल एस्टेट का क्रेज़ था बहुत भयंकर, जिसने लगाया वो बनाने की कोशिश कर रहा था। द ओनली डिसएडवांटेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि जो निकल गए उनने पैसा बनाया, जो अटक गए वो, क्योंकि वो आप हाइप पे जा रहे हो ना, तो वो हाइप कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होता ही है। तो वो चीज़ हो गई, चले आपके पास वो मौका चले गया। फिर 2014 के बाद जैसे ही सरकार बदली, लेट्स फेस इट,
काफ़ी डेवलपमेंट्स आए, पॉलिसी चेंजेस आए, एंड देन वी हैड अ गुड रैली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज वेल। वो आया 2018 में, वहाँ पर एक डंप आया बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी चेंजेस, म्यूचुअल फंड वाला चेंजेस वहाँ पे 2018। चलिए आपका वो मौका भी छूट गया, फिर 2020 आया आउट ऑफ नोवेयर। यस, वहाँ पे तो जो वैल्यूएशन मिले लोगों को, हाँ, जिन्होंने वो वैल्यूएशन पकड़ ली, पकड़ लिया, दे आर एंजॉयिंग द वेल्थ राइट वो नाउ। उनको नो ब्रेनर, कहीं पर भी टॉम yes, डिक एंड हैरी कहीं पर भी पैसा लगा और लगाया। चलिए आपका वो मौका छूट गया, फिर हमारे पुतिन भाई साहब ने एक वॉर टाइप छेड़ दी आपको वो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग फोमो में इतना है कि यार अपॉर्चुनिटी चले गई, अब क्या करें। एंड एंड आई बिलीव ये जो इवेंचुअलिटीज़ आपने इतनी सारी मतलब क्विकली जो बताई हैं, अगर हमारी ऑडियंस ये बात समझ ले कि हम जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है और आपने बताया हाइप पे पकड़ते हैं, और फिर जब इवेंचुअलिटी आती है और वो लो दे के जाती है, तो टेक्निकली लो पे बाय करना चाहिए ना। मैं अपनी ऑडियंस को क्लियरली ये बात कहती हूँ, स्पेशली फॉर द वुमेन, बिकॉज मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे कंसल्टेंसी में ना विमेन ऑफ द हाउस शुड सिट, तो मैं उन्हें को रिलेट करती हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपको ज्वेलरी का शौक है, ब्रांडेड बैग्स का शौक है, आपके ब्रांडेड बैग पे 30% की सेल लगी है, क्या आप जाके नहीं खरीदोगे? बोलो, वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा डिज़ाइनर आउटफिट्स आप लोगों को पसंद है, दिवाली 6 महीने बाद है, बट आपको पता है आपको दिवाली के 6 आउटफिट लेने हैं, पर आपके डिज़ाइनर से आपको मैसेज आया फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कलेक्शन, जाओगे ना 6 आउटफिट एक्स्ट्रा बिल्कुल लेकर आ जाओगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे डाल दोगे। बिल्कुल, सेम गोज विद इन्वेस्टिंग, एब्सोल्युटली इतना एब्सोल्युटली। सिंपल है, दिस इज हाउ बट आई पता पुट है इट। अब इसमें एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हमको कैसा पता, लो इधर ही है, हाँ, हमारे लेने के बाद और 5% गिर गया। मुझे एक बात बताओ, आप पहले 100 रुपये पे लेने की चीज़ तैयार थे, वो 90 पे आ रहा है, हाँ, ले लो ना। अगर उसमें क्वालिटी है, आपने अपनी एनालिसिस करी है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 चले जाएगा, यस, 75 जाएगा, इट्स ओके। आप वैसे भी 100 पे लेने वाले तो 90 इज स्टिल अ मच फेवरेबल पोजीशन। और इसका ना एक ईजी तरीका मैं ये कहूँगा कि देखिए, टॉप्स एंड बॉटम्स एग्जैक्टली तो कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो बेटर है आप सिप मॉडल रखो ना, आप स्टॉक्स में भी SIP मॉडल रखो, और अगर आप ये भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पर भी SIP मॉडल रख लो। इससे क्या होगा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको मिल जाता है। तो आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना लो कि हर महीने, जैसे मैं एक सिंपल तरीका देता हूँ, अगर एक आम आदमी को वेल्दी बनना है अगले 15 साल में, तो आप एक डिसिप्लिन बना लो कि आपका, लेट्स से आपके पास 100 रुपीज़ है, आप हर महीने 80 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ आप सेविंग्स में रख रहे हो, आप 80 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते रहो। और जिस दिन आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा डिप हो गया, हर अखबार बोल रहे थे, उस दिन उन मंथ्स में आप 100 रुपीज़ करो, कर दो, टॉप अप कर दो थोड़ा। टॉप अप कर दो उसको, स्टेप अप SIP कह लीजिए, यस, टॉप अप कर लो। सो दैट वेज व्हाट यू आर गेटिंग इज यू आर गेटिंग अ गुड बार्गेन ऑल्सो, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हो, आपको ज़्यादा ये भी मिल रहा है। और देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखे जाए, इंडिया के लिए, इंडिया के प्रॉमिसिंग फ्यूचर अभी भी है। हाँ, हमारे पास 3 Ds हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, यस, दूसरा हमारा होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, 40 साल के लोगों को ही चलाना है मर्सिडीज़, 45 साल के लोगों को चलाना है मर्सिडीज़, आफ्टर 60 आप शायद बैठने में भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंजम्पशन भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे आप 30-35 बहुत तक ही खा बहुत पाते हो, उसके है, बाद डॉक्टर ही मना कर देता है। यस, तो घूम यस, फिर के आपका सारा कंजम्पशन भी ये है। यही है। तो आपके पास डिजिटलाइजेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, और तीसरा जो मैं डी कह रहा हूँ, वो आपके पास जो ये कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज अब बढ़ रहा है, ये अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों पे बढ़ रही है। अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए ना, आज से 15 साल पहले हम ये नहीं देखते थे कि यंगस्टर्स SIP के बारे में बात भी कर रहे हैं। आज जॉब के बाद इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से अनइंटेंडेड फंड्स हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ये म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा ऐसा आ रहा है कि इंसान सैलरी कमा रहा है, उसके बाद उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक मैकेनिज्म बना लिया, मैं 80,000 कमा रहा हूँ, मेरा 20,000 बाय डिफ़ॉल्ट SIP में कट जा रहा है। ये अनइंटेंडेड फ्लोज हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है, उसको बस ये पता है मेरा ब्लू चिप में जा रहा है, एक फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, मेरा गोल्ड फंड्स में जा रहा है। ही डजंट इवन नो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ही डजंट इवन नो मैनेजर क्या है, वो जा रहा है। बस, इस हिसाब से ही हमारे डोमेस्टिक फंड्स, आप सोचो, ये मैं एक यस, एग्जांपल दे रहा हूँ। यस, तो अनइंटेंडेड फ्लोज तभी आप देखो FIIs जितना भी बेच रहे हैं, हमारे DIIs कैसे संभाल रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम कुशन जो मिला है, क्वेश्चन है। इन्हीं से मिला है। बिकॉज कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं कि मेरे पास इन महंगाई 6.5% से 6.5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा सेविंग अकाउंट मेरे को 2% देगा, फिक्स डिपॉजिट अगर मेरे को 6.5% भी देगा, अगर मैं हाईएस्ट ब्रैकेट में पढ़ रहा हूँ तो पोस्ट टैक्स मेरे पास 4.5% का ही रिटर्न बनेगा, मेरा अगर मैं बॉन्ड्स में चले जाता हूँ तो 7.5-8%, बट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरे पास अगर मैं रियल एस्टेट पे जाता हूँ एक बहुत बड़ा फंड, तो उसके पास
ऑप्शन क्या है? कैपिटल ही बहुत ज़्यादा चाहिए। एब्सोल्युटली, यही एकमात्र जगह है Yes. जहां पर एक 20,000 की सैलरी वाला भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकता है, 80,000 और 1 करोड़ वाला भी कर कर सकता है. सकता है, बिल्कुल सही So बात है। they are simply, और historically it has been proven, India is growing even when you are sleeping. आप जब जगे हो तब भारत 7% से बढ़ रहा है, जब आप सोए हो तब 7% से बढ़ रहा है, 14% बढ़ना ही है. सो आप सिंपल सा, अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट से भी जाते हो, हाँ उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप उनको ध्यान रखते हो तो आपके रिटर्न्स और बढ़ जाते हैं, बट स्टिल इट इज़ मच 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 बेटर देन आप दुनिया भर. पर प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम. वी डोंट ट्रस्ट सिंप्लिसिटी. आवर ब्रेन इज वायर्ड टू एडमायर कॉम्प्लेक्सिटी. जो लोग बात कर रहे हैं, इतने स्कैम्स हो गए, ट्रेनिंग मार्केट में इतने स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा, सामने वाला अगर आपको आके बोलता है कि कॉमन सेंस लगाओ, आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट करो, जैसे आपने अभी बैग का एग्जांपल दिया, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा. अब यही बात कोई अगर आके बताएगा अल्फा बीटा गामा थीटा और 4 चीज़ें और ऐड कर दे, वाह भाई कुछ तो बोला है कुछ इसने, तो है। दो भाई इसको 50,000 दे. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज सेल्स, बट Yes. सिंप्लिसिटी इज व्हाट मेक्स मनी. Yes, absolutely. And making money is actually simple. The only thing which is required is probably the discipline. So off lately मेरे बहुत सारे clients हैं. आपने फोमो और जोमो जो आपने बोला, वो मेरे को मेरे clients के belief में भी दिखता है कि आपने कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स में सारा दिन उठक पटक को संभाल रहा है. क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट उनको भी चाहिए कि उसमें भी हर थोड़े दिन बाद कुछ करो, बात करो, कोई एक फंड को उठा के इधर से इधर कर दो, कोई उधर से उधर कर दो. इस चीज़ से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मिस्टेक्स तो बहुत सारी हाईलाइट कर दी एंड प्रोबेबली बहुत सारे लोग रेजोनेट कर चुके होंगे कि ये मिस्टेक्स करते हैं हम. अब कंपाउंडिंग के हम बात करते हैं कि अगर एक सिंपल इनकम अर्नर एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, स्टेप अप भी करता है और लॉन्ग टर्म विजन भी रखता है, ये 3 एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं ना Correct. वेल्थ बनाने के लिए, करेक्ट. तो वो कंपाउंडिंग को क्यों मिस कर जाता है? देखिए, कंपाउंडिंग को काफ़ी लोग कह चुके हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. यस. इसकी शक्ति बहुत लोग देख नहीं पाते हैं. कंपाउंडिंग को सबसे सिंपल तरीका है समझने का, आम जीवन में देख लीजिए. जब आप लोन लेते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं डेडली कंपाउंडिंग. बैंक्स कमा कैसे नहीं है? आप सिंपल सा देखिए, एक हमेशा पावर ऑफ 72 आप समझिए. जब भी आप अपने परसेंटेज रिटर्न, चाहे आप लोन ले रहे हैं चाहे आप दे रहे हैं, उसमें आप 72 से उसको डिवाइड कर दीजिए, उतने साल में वो पैसा डबल हो जाता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप कहते हैं कि मैं लोन लिया हूँ, मैंने बाहर से प्राइवेट वाला लोन ले लिया है, और क्योंकि मेरे को अर्जेंट में चाहिए था, मैंने ये घर लिया है. एज्यूम करते हैं आपने 1 करोड़ का घर लिया है, 30 साल के लिए लिया है. Okay. 1 करोड़ मतलब आपने लोन लिया लोन हुआ लिया है. है एंड टेन्योर इज 30 इयर्स. 30 इयर्स. Okay. क्योंकि पहले मैं आराम से मैं चिल EMI मारना कम चाहता रखना हूँ. चाहते हाँ, हैं. मैं EMI कम रखूंगा, हाँ, मैं चिल ठीक है, करूंगा ठीक इस है. हिसाब से. हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 10% का राउंड ऑफ नंबर में ले रहा हूँ कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके. अब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो जो दे रहे हैं, अब इसका मैथ्स आप देखें, 10 ले रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 साल में आपका ये पैसा डबल हो रहा है. ठीक है. तो अगर आप इस लोन को 7 ईयर्स तक रख रहे हो, ठीक है, 30 ईयर्स का है, तो पहले 7 ईयर्स में 1 करोड़ आपका हो गया 2 करोड़. मतलब अब आपको बैंक को टोटल 2 करोड़ देना है. ठीक है. अनदर 7 ईयर्स मतलब 14 ईयर्स टोटल हो गया, 2 का डबल हो जाएगा. कितना? 4 करोड़. 4 करोड़. अनदर 7 ईयर्स मतलब 21 ईयर्स. yes. तो ये कितना होगा? 8 8 करोड़. अनदर 7 ईयर्स. चलिए अब आपको हाँ. अकल आ गई 28 ईयर्स में, लेकिन आप देखिए 16 करोड़. सीरियसली So ये वर्किंग एक्चुअली में फैक्टफुल है. आप सोचिए, फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं जो चिल मारने में लगा था, मेरे को ये लगा कि लाइफ भी तो जीनी है भाई, ऐसे ही थोड़े निकाल देंगे, इसलिए मैं लोन और क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ. भाई साहब, आपने 16 करोड़ दे दिए. थोड़ा सा आपने अगर प्रॉपर प्लानिंग की होती, 16 करोड़ में आपके पास 16 उस समय पे घर, 16 नहीं तो एटलीस्ट 3 घर खुद के ओन्ड हो जाते हैं. एब्सोल्युटली यार, जो आपने एक्टिव इनकम दी जिससे आप बहुत कुछ कर सकते थे. एब्सोल्युटली. पर अब इसी मैथ्स को अपने फेवर में लगा लो ना. मैंने सिर्फ 10% पे इसको रिवर्स कर देते, मिरर इमेज पे आते हैं. मिरर इमेज पे आइए. Yes. आपने बोला मैं लाइफ में पहले जितनी मेहनत हो सके मैं एसआईपी करता रहूंगा, एंड मेरा इंटेंशन है कि मैं 1 करोड़ पे जितने जल्दी आके छोड़ दूं. मैं पूरी मेहनत करूंगा, मेरा ये गोल है. अब मेहनत मेहनत मेहनत, और लेजिट कह रहा हूँ 21st सेंचुरी में आप मेहनत करने को तैयार हो, आप एडिशनल स्किल्स डेवलप करने को तैयार हो. 1 करोड़ विद इन